हेलो ऑल द व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंटीजेंसी थ्योरी की। बहुत इंपॉर्टेंट है कंटीजेंसी थ्योरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसे ऑर्गेनाइजेशंस लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। क्या है पहले समझते हैं। थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है जब तक अगर हम नहीं समझेंगे तब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटीजेंसी थ्योरी को। इंट्रोडक्शन टू कंटीजेंसी थ्योरी। सबसे पहले समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये जो थ्योरी है वो बात करती है, वो कहती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं होता है। परफेक्ट तरीके की बात की गई है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप चला रहे हो, उसको चलाने का कोई एक फिक्स्ड, परफेक्ट, सुंदर, आइडियल तरीका हो ही नहीं सकता है। कैसे? क्योंकि हर सिचुएशंस अलग अलग होती है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, हर मैनेजमेंट की स्टाइल अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ भी अलग हो सकती है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट वे है, वो हमें नहीं पता है। कंटीजेंसी थ्योरी इज़ अ मॉडर्न अप्रोच। ये बहुत ही ज़्यादा एक मॉडर्न अप्रोच है। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की ही ये एक मॉडर्न अप्रोच है। संगठन की जो थ्योरी हमने पढ़ी उसकी एक मॉडर्न न्यू वे में आई हुई थ्योरी है दैट फोकसेस ऑन दैट आइडिया। ये किस चीज़ पर जोर देती है? देयर इज़ नो वन बेस्ट वे। वन बेस्ट वे है ही नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइजेशन को देखने का। इट स्ट्रेसेस, ये किस बात पर जोर देता है? दैट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन, जो संगठन की जो इफेक्टिवनेस होती है, जो कार्यक्षमता वगैरह होती है, प्रभावकारिता जो होती है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? On the fit between the organization's internal structure and its external environment and situational very। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, उसका बाहर का environment अलग हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये कोई environment है, इसके बाहर का क्या environment है, अंदर का क्या environment है, सिचुएशंस क्या क्या है, वो हमें नहीं पता, अलग अलग होती है सबकी। तो वैसे ही अप्लाई होती है कंटीजेंसी थ्योरी। कहती है ऑर्गेनाइजेशन कितनी सक्सेसफुल होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जैसे डिपार्टमेंट्स के रूल्स कितने अच्छे हैं, क्या है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, मार्केट कैसा है, लॉ कैसा है, पॉलिटिक्स कैसा है बाहर का, ये कितना उसके साथ मैच कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। ना कि हम ये कह सकते हैं कि जो है ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है। ये सब चीज़ों पे, ये अलग अलग तरीक़ों पे ये डिपेंड करता है और ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कह देने से कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो किसी एक चीज़ पर डिपेंड करता ही नहीं है। वन बेस्ट वे है ही नहीं इसको मैनेज करने का। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बाहर अंदर सब इन्वायरमेंट देखना पड़ता है। ये है ऑर्गेनाइजेशन को समझने का तरीका। अब हम समझते हैं की प्रिंसिपल क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहला है इट डिपेंड्स। अब इट डिपेंड्स आता है, यानी कि ये थ्योरी का मेन पॉइंट क्या बोल रहा है? ये थ्योरी का मेन पॉइंट ये कहता है कि मैनेजमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। जो आप प्रबंधन करते हैं ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। हर जगह एक जैसी टेक्निक नहीं चलती है। जैसे कि वो कहते हैं कोर बिलीफ इज़ दैट मैनेजमेंट इज़ अ सिचुएशनल। प्रबंधन आप अच्छा तभी कर सकते हैं, वो आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अ मैथड दैट इज़ इफेक्टिव इन वन कंटेक्स्ट में बी फेल इन अनदर। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़े अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, तो आपने अपने हिसाब से एक यहाँ पर कोई मेथड लगाया। हो सकता है वो मेथड आपके लिए अच्छा हो, किसी दूसरे के लिए अच्छा ना हो। तो ये है कि वो आपकी लगाई थ्योरी, कंटेक्स्ट कहीं अच्छा हो सकता है, कहीं बुरा हो सकता है, आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकता है, किसी के लिए फेल हो सकता है, वो बात है। देयर आर मल्टीपल वैलिड अप्रोचेस। बहुत अलग अलग अप्रोचेस है, दृष्टिकोण है टू परफॉर्मिंग मैनेजमेंट। प्रबंधन को मैनेज करने के, परफॉर्म करने के बहुत अलग अलग दृष्टिकोण हम देखते हैं, फंक्शंस होते हैं। सच एज प्लानिंग, अलग अलग तरीके से प्लानिंग की जा सकती है, ऑर्गेनाइजिंग, राइट, लीडिंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये सब, यानी कि ये देखिए डिफरेंट, जो मेथड एक जगह काम करता है वो दूसरी जगह नहीं हो सकता। तो अलग अलग मेथड्स हैं, प्लानिंग है, कहीं लीडिंग या डिसीजन मेकिंग जैसे फंक्शन। हर जगह ये सब जो फंक्शंस होता है ना, हर जगह अलग अलग तरीके से काम अपना परफॉर्म करते हैं। एक ही फॉर्मूला सब जगह अप्लाई नहीं हो सकता। कहीं प्लानिंग किसी और ढंग से होगी, ऑर्गेनाइजिंग किसी और ढंग से, लीडिंग किसी और तरीके से, और डिसीजन मेकिंग वहाँ किसी और तरीके से होगी। सब जगह आप चाहते हैं कि एक जैसी प्लानिंग हो, सेम टू सेम, वो पॉसिबल नहीं होता है।
वो इफेक्टिव नहीं हो सकता। मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या उस पर जो मेजर फैक्टर होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले 2 मेजर लाइंस ऑफ थॉट एक्सप्लेन व्हाट शेप्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करें कि जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या रोल होता है। टेक्नोलॉजी रिफर्स टू टेक्निक्स एंड टूल्स यूज्ड इन वर्क फ्लो एक्टिविटीज़ टू कन्वर्ट इनपुट एंड आउटपुट। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है वो तरीके और टूल्स जो रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। बस इतना याद रखना है कि रॉ मटेरियल है उसको क्या बना रहे हैं आप? फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वही होती है टेक्नोलॉजी। किन मेथड से, किस तरीके से, वो कौन से टूल्स यूज़ करके आप रॉ मटेरियल को फाइनल इनपुट को आउटपुट बनाते हैं, वही टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, इट अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होती है, वेदर प्रोडक्शन बेस्ड और सर्विस बेस्ड। चाहे आप बात करिए कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ प्रोडक्शन बन रहा है, कोई मटेरियल बन रहा है, रॉ मटेरियल से आप उसको बना रहे हैं, या फिर सर्विस ही क्यों ना हो, सारे जगह पर अप्लाई कौन सा मेथड होता है? टेक्नोलॉजी सब जगह पर अप्लाई होती है। चाहे कोई फैक्ट्री हो या हॉस्पिटल, टेक्नोलॉजी क्या है? ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है आज। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन पर। फिर आता है रोल ऑफ इन्वायरमेंट की बात की गई है, यानी कि आपके आसपास का वातावरण कैसे प्रभावित करता है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जहां हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला इन्वायरमेंट, जैसे मार्केट देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाहर आपका एक और जो इन्वायरमेंट है इसका, वो क्या हो गया? वो इसका इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट में क्या क्या आ गया? आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मार्केट आ गया, रेगुलेशन, सोसाइटी आ गई। वो कैसा है? वो भी फ़र्क पड़ता है, उसका भी बहुत, इन्वायरमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मार्केट कैसा है, रेगुलेशन, सोसाइटी कैसी है, तो ये होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस को, यानी जो टॉप पे मैनेजरियल फंक्शंस है ये उन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाहर का इन्वायरमेंट जैसे होता है वो मैनेजमेंट पर सीधा असर डालता है। This lead to the concept of management ecology, which studies the complex interactions between the individual, the organization and its environment. यानी कि इसी वजह से मैनेजमेंट की जो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजी का कंसेप्ट आया, जो बताता है कि एम्प्लॉय, जो आपका कार्मिक होता है, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी का रिश्ता एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए रहता है। आपका एम्प्लॉय है और आपकी सोसाइटी, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इन्वायरमेंट के द्वारा ही तो ये लोग जुड़े हुए हैं, तो कैसे जुड़े हुए हैं, ये इस चीज़ पर असर डालता है। फिर आता है सिचुएशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अब कैसे प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कंटीजेंसी थ्योरी है ना, ये मैनेजर को क्या करती है? रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड और मदद बताती है कि कैसे करना है। सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटजी जो है बदल लो, ऐसी सिचुएशन आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लो, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से। तो ये किस चीज़ पे फोकस करती है? इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल पजल सॉल्विंग, मतलब रियल में आपकी क्या पजल है उसको सॉल्व करने के बारे में बताती है। इसका फोकस होता है डेली जो है ऑफिस के जो हम कह सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा झगड़े वगैरह होते हैं, उनको सुलझा लो, सॉल्यूशंस, जुगाड़ लगाकर, कहते हैं ना हम हिंदी में कि जुगाड़ लगाकर कोई भी तरीके से बस प्रॉब्लम मिल जानी चाहिए, प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें अर्जेंट क्राइसिस का सल्यूशन दे देना, एकदम फायर फाइटिंग रियल टाइम इश्यूज जो होते हैं, है ना, अर्जेंट क्राइसिस आ गई मान लो तो उसका सल्यूशन मिल जाना, और सिचुएशन के हिसाब से क्या करना? डिसीजन लेना। अडेप्टिव डिसीजन मेकिंग की बात बताती है कंटीजेंसी थ्योरी, हेल्प करती है मैनेजर्स को ये सब चीज़ें समझने में। फिर आता है एप्लीकेशन एग्जाम्पल लाइक प्रोडक्टिविटी सल्यूशन की अगर हम बात करें। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, पहली बात तो ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट सजेस्ट डिफरेंट सोल्यूशन, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उन्होंने अलग अलग इसके सोल्यूशंस बताए हैं, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिहेवियरल, कंटीजेंसी अप्रोच, ये सब आते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट बताता है जो टेलर की थ्योरी है, बेसिकली किसकी है? टेलर की। वो कहता है कि थ्योरी का यूज़ करके सिंपल काम और बोनस देने वाले सिस्टम लगाए जाते हैं इसमें। इस थ्योरी का वर्क सिंप्लीफिकेशन की बात, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दो, अगर काम के हिसाब से क्या दो? इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स वगैरह दो, वो ये बात करते हैं।
ठीक है। उसके बाद बिहेवियर अप्रोच जो कि जॉब इनरिचमेंट और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की बात करता है। एम्प्लॉय को काम में इंटरेस्ट देने के लिए उनके ओपिनियन ली जाती कि वो भाई एम्प्लॉय है, उसको इंटरेस्ट आने लगे काम के अंदर, इसीलिए उसको क्या दिया जाता है, उसके ओपिनियन लिए जाते हैं और काम को और इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, जिससे जॉब इनरिचमेंट और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पार्टिसिपेशन बढ़े। ये बिहेवियर वाले ऐसा मानते हैं। कंटीजेंसी अप्रोच वाले कहते हैं चॉइस ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन स्पेसिफिक फैक्टर्स। ये सिर्फ सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए कंटीजेंसी थ्योरी जब भी आए आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चलता है। किस अप्रोच का यूज़ कहाँ करना है वो पूरी तरह से परिस्थिति पर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल की सिचुएशन समझते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन वर्क्स वेल। देखिए इसका मतलब अगर गांव का छोटा फैक्ट्री है कोई, अगर गांव की एक छोटी फैक्ट्री मतलब उसमें पैसा कम है, वर्कर्स ट्रेंड नहीं है, तो सिंपल प्रोसेस बेस्ट होगा। सिंपल प्रोसेस वहाँ अपनाओ। वर्क सिंप्लीफिकेशन वर्क्स वेल व्हेन, जहाँ पर आपके पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेबर भी आपके पास अच्छे नहीं हैं जो आप काम करने वाले, प्रोडक्ट रेंज इज़ वेरी स्मॉल, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं है, आप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते हो, मार्केट बहुत लोकल है, वो चीज़ें जो बना रहे हो वहीं के लोग खरीद रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे वर्क को बहुत सिंप्लीफाइड रखो। ज़्यादा वो मत करो एकदम वो सब लगा के, बड़ी बड़ी टेक्निक्स लगा के नहीं, सिंपल रखो उस जगह में। गांव में अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, तो गांव के हिसाब से ही रखो। लेबर भी वहाँ पे अनस्किल्ड होते हैं, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं होती है, रिसोर्स भी आपके पास इतने नहीं होते गांव के ट्रांसपोर्ट पहुँचाने वगैरह के, प्रोडक्ट की रेंज भी स्मॉल है, मार्केट भी उतना नहीं है, तो वहाँ आप जो है वर्क को बहुत जितना एज मच एज सिंप्लीफाइड रखो। जॉब इनरिचमेंट वर्क्स वेल व्हेन। अब जॉब इनरिचमेंट कहाँ अच्छे से काम करेगी, यानी कि अगर कंपनी में स्किल्ड स्टाफ है, बहुत ज़्यादा लेबर अच्छा है, वर्क बहुत ज़्यादा जटिल है, वहाँ जॉब इनरिचमेंट लेकर आओ, पार्टिसिपेशन करेंगे, वहाँ पार्टिसिपेशन मोटिवेट करती है कार्मिकों को। अगर आपकी जो कंपनी है बड़ी है, कहीं शहर में है और बहुत ज़्यादा उसमें स्किल वाले लोग काम कर रहे हैं, वर्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, और फिर आप क्या करो, इनरिचमेंट को बढ़ावा दो लोगों को। ये दोनों अलग अलग सिचुएशन आपने यहाँ देखी होगी, तो सिचुएशन के हिसाब से जो है कंटीजेंसी थ्योरी बात करती है। जहाँ काम सरल वहाँ एकदम सरल तरीके से यूज़ करो, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लेक्स वहाँ कम्प्लेक्स बनकर मोटिवेट करने की ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ को, और ऐसी बात की है। यही है दोनों अलग अलग सिचुएशन समझने के लिए। मेन कंट्रीब्यूशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी के मेन कंट्रीब्यूशन क्या थे इसके, सबसे पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करता है। ये हेल्प करता है एनालिसिस करने में कि एक सिस्टम, जैसे कि आप देखिए कि हेल्प्स एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट्स एंड हाउ दे कनेक्ट, ये बात करता है कि जो है कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है कनेक्ट होता है एक दूसरों से। ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर्ड वे एनालिसिस करने का, कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रिलेशन इंटर रिलेशनशिप्स। एक सिस्टम ये बताता है हम, तो ये एक तरीके से दिखाता है कि कैसे उनके बीच का रिलेशनशिप्स हम समझे, कंसेप्ट देता है हम लोगों को। सो ये सिस्टम। फिर आता है लिंकिंग थ्योरी और टू प्रैक्टिस। देखिए आप लिंक कनेक्ट कर दीजिए, थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में आप क्या कर दीजिए, एक चेन आप जोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा, प्रैक्टिकल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं रियल ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करने के अंदर, अध्ययन करने में। यानी देखिए थ्योरेटिकल बातें नहीं होनी चाहिए, रियल लाइफ के सिचुएशन के ऑप्शंस को सजेस्ट करता है ये थ्योरी जो है, थ्योरेटिकल बातें नहीं करता है, रियल लाइफ में क्या सिचुएशन उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देने की कोशिश करता है। सजेस्ट मल्टीपल ऑप्शन को सजेस्ट करता है टू हैंडल टू गिव इन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस की बात करता है। लिंकिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आता है फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की बात करता है। हेल्प्स इन अडेप्टिंग टू एक्सटर्नल चेंज, बाहर के चेंज को आप एक्सेप्ट कर सको, यानी आप चेंज हो सको। एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट, कैसे बदले टू इन्वायरमेंटल चेंजेस ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता है डायनेमिक और कैसे बने, इन्वायरमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे कैसे इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से अपने आप को बदले, अडेप्ट करे, वो सिखाता है। हेल्प्स मेंटेन डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्केट जो है वो मार्केट या लॉ बदले तो
ऑर्गेनाइजेशन को कैसे एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें, लॉ भी बदल सकती है, मार्केट भी बदल सकते हैं, तो फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कैसे चेंज करे उसकी बात करता है ये। वाइड हम कह सकते हैं एप्लीकेबिलिटी होती है इसकी, यूजफुल फॉर डिफाइनिंग रोल्स एनीवेयर, यूजफुल इन डिफाइनिंग द रीडिफाइनिंग रिलेशनशिप एट एनी लेवल्स इन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में रोल्स में डिफाइन करने में यूज़फुल होना चाहिए, वाइड एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, जो हम कह सकते हैं ना एप्लीकेबल हर जगह हो, वो हर जगह की सिचुएशन के लिए। फिर आता है न्यू माइक्रोफेज, जिसे स्कॉट और मिटशेल बताते हैं इसके बारे में। ये क्या लेकर आता है, सबसे पहले न्यू माइक्रोफेज इसे कहा जाता है, और ब्रिंग किसने, स्कॉट और मिटशेल ने इस चीज़ को, तो ब्रिंग्स प्रैक्टिकल एंड फ्रेश पर्सपेक्टिव की बात करता है। जितना प्रैक्टिकल आपका पर्सपेक्टिव होगा उतना बढ़िया। ये थ्योरी एक नए प्रैक्टिकल फेज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ह्यूमनिस्टिक फॉग से निकल कर, ओके, एक ह्यूमनिस्टिक फॉग से निकल कर क्या बात करती है, रियलिस्टिक सॉल्यूशंस पर फोकस करती है। फॉग मतलब धुआं होता है, धुंध होता है, उससे निकल कर। तो फिर ये रिफ्रेशिंग चेंज की बात करती है, जनरल थ्योरीज के वेग में नहीं फंसती है, उससे निकल जाती है। फोकस ऑन प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस, रियल लाइफ के सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल रेलेवेंस, जिसकी प्रासंगिकता एकदम बनी रहती है लास्ट तक, उसकी बात करती है। न्यू माइक्रोफेज से कहा जाता है। रेजेज अवेयरनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी मैक्स मैनेजर अलर्ट एंड फ्लेक्सिबल। ये मैनेजर को क्या है, अलर्ट बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, अवेयरनेस लाती है। मेक्स मैनेजर अवेयर ऑफ हाउ कम्प्लेक्स एंड यूनिक सिचुएशन, एवरी सिचुएशन कैसी, सब यूनिक हो सकती है ना, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको ढालती है, बनाती है। इनकरेज करती है एन एक्टिव एंड डायनेमिक रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों को डायनेमिक बनाती है, गतिशील बनाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के मामलों में। हर सिचुएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी को, जटिलता को समझने में हेल्प करता है, और मैनेजर को क्या करता है, अलर्ट बनाता है। गोल्स बियॉन्ड सिस्टम थ्योरी, ऑफिसर प्रैक्टिकल सोल्यूशन, नॉट जस्ट थ्योरी की बात करते हैं। नॉट ओनली स्टडीज सब सिस्टम रिलेशंस, लाइक सिस्टम थ्योरी की बात नहीं करना, ये सब सिस्टम जो है सिर्फ स्टडी नहीं करना, इनको रियल लाइफ में एप्लीकेबल बनाना। तो गोज बियॉन्ड सिस्टम्स थ्योरी, सिर्फ सिस्टम की थ्योरी के पार जाकर भी बात करती है, सिस्टम थ्योरी से आगे बढ़कर ये एक्चुअल सोल्यूशन पे भी बढ़ता है, उसकी बात करता है। कंक्रीट टेलर्ड सोल्यूशन, टेलर्ड यानी अपने सिचुएशन के हिसाब से जो है सोल्यूशंस को आप स्टिच कर लो, ओके। लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म भी है कंटीजेंसी थ्योरी की, क्या है इसकी आलोचना वगैरह देखते हैं। बहुत ज़्यादा हाई थ्योरेटिकल कम्प्लेक्सिटी है इसमें, जैसे कि हर छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने फैक्टर एनालिसिस करने पड़ते हैं कि ये सब चीज़ें जटिल बन जाती है, कम्प्लेक्स बन जाती है। सिंपल प्रॉब्लम को रिक्वायर स्टडिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स, अगर आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ईच विद सेवरल डायमेंशंस, अलग अलग तरीक़ों से पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देती है। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन एम्पिरिकल टेस्टिंग, यानी कि डिफ़िकल्टी कब आती है, जब आप एम्पिरिकल टेस्टिंग करते हो। बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल एंड कंटेक्स्ट बेस्ड नेचर, इसकी जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है ये, और इसका नेचर भी बहुत कंटेक्स्ट के हिसाब से होता है, तो इट इज़ हार्ड टू टेस्ट साइंटिफिकली। फिर इसे साइंटिफिकली टेस्ट करना वो थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। कैसे, इसका रिजल्ट हर बार ही अलग निकलता है, एक यूनिफॉर्म नहीं है ना, इसीलिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है पॉसिटी ऑफ कंक्रीट कंटेंट, यानी कि आप देख सकते हैं थ्योरी तो है पर एग्जैक्ट स्टेप्स कंटेंट नहीं बताता कि क्या होंगे एग्जैक्ट स्टेप्स। नए मैनेजर्स और भी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इट लैक्स फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस, कोई एक फिक्स गाइडलाइंस नहीं है, विच कैन कन्फ्यूज न्यू मैनेजर, नए आने वाले लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज हो सकते हैं। रिएक्टिव इन नेचर होता है, रिएक्टिव नेचर का यानी मतलब होता है ये थ्योरी सिर्फ रिएक्ट करती है, प्रॉब्लम होने के बाद सोल्यूशन देती है, पहले से प्रिवेंट नहीं करती, पहले से जो है बचाती नहीं है। सो इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन प्रोएक्टिव, पहले से नहीं बताती है, रिएक्टिव काम होने के बाद, प्रॉब्लम आने के बाद। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इमेजिन दो तरह के स्कूल है, वो ट्राई कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे या आउटकम पे। पहली है रूरल एरिया में, गांव के किसी एरिया में, उसके पास बहुत ही लो फंडिंग है, पैसा ज़्यादा नहीं है, और उसके पास जो स्टाफ है वो भी ज़्यादा ट्रेंड नहीं, मतलब ट्रेन नहीं किए हुए हैं, स्टाफ सक्षम नहीं है। Here strict routines and simple teaching techniques, scientific management में वर्क, यहाँ पे क्या काम करेगा, स्ट्रिक्ट रूटीन्स लगाओ और सिंपल टीचिंग मेथड होना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये होना चाहिए यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज़ करो।
तो ये सिचुएशन में कौन सी टेक्निक यूज़ होगी? साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक। फिर एक स्कूल है बहुत प्राइवेट अर्बन एरिया, शहरी एरिया में है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टाफ्स हैं, मेंबर, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है। तो यहाँ क्या काम आएगा? कोलैबोरेटिव टीचिंग काम आएगी, मिलके काम करेंगे, टेक इंटीग्रेशन होना चाहिए, स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट, जॉब इनरिचमेंट होनी चाहिए, मे गिव बेटर रिजल्ट। यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ की सिचुएशन अलग थी, तो उस हिसाब से काम करो। कंटीजेंसी थ्योरी सेज, ये कहती है कि बोथ आर राइट, दोनों ही तरीके सही हैं, गुड, बोथ आर राइट बट ओनली इन देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन, पर अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट है। इसका यहाँ काम आ जाए, इसका यहाँ, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तो देयर इज नो वन साइज फिट्स फॉर ऑल रूल्स, कोई एक पर्टिकुलर साइज नहीं बताई गई है, सबकी अपनी अपनी अलग सिचुएशन होती है। वैसे हम समझते हैं कंटीजेंसी थ्योरी जो है ब्रिंग रियलिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मैनेजमेंट की थिंकिंग। कंटीजेंसी थ्योरी एक फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट अप्रोच है बहुत ज़्यादा। ये मैनेजर्स को सल्यूशंस, सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए एम्पावर करती है। लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन होने के बाद भी ये थ्योरी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और ये थ्योरी अलग अलग लोगों ने दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि हम कह सकते हैं फ्रेड फिडलर ने दी है, लीडरशिप और मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में जॉन वुडवार्ड ने दी है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। तो ये अलग अलग है। सो ओके, इसी के साथ हमने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।